कौन सा अपना नेक्स्ट पॉइंट क्या था बेटा? एनीवन? नेक्स्ट पॉइंट क्या था अपना? अंदर ओके ओके ये हो गया था अपना। ओके ओके चलो, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। ओके बराबर। प्राइमरी डेटा यानी क्या होता है कि जो आप इंक्वायरी करते हो खुद जाके, ओके, और उसको पूछते हो, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा। ओके एग्जांपल, जैसे आपके 10th के मार्क परसेंटेज, ओके, क्लास में आके आपको मैं वन बाय वन सबको पूछूंगा, ओके, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा। पर मैं आपके क्लास में नहीं आ रहा। हाँ, ये हो गया ना, प्राइमरी सेकेंडरी हो गया ना। ओके, उसके बाद है अपना डिफरेंसेस बिटवीन, हाँ, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी बाकी है अपना। ओके, डिफरेंस बिटवीन, हाँ, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, प्राइमरी डेटा और ऑब्टेन फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, तो ये क्या होता है कि प्राइमरी डेटा क्या होता है, फर्स्ट टाइम इंक्वायरी किया जाता है और ये ओरिजिनल होता है। ओके, और सेकेंडरी क्या होता है, ओरिजिनल नहीं होता है, ये सेकेंड टाइम आप किसी थर्ड पर्सन को पूछते हो। ओके, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। ओके, ये डिफरेंस दोनों में है। सेकेंड पॉइंट में क्या है, प्राइमरी डेटा आर कलेक्टेड फ्रॉम द यूनिट्स अंडर इंक्वायरी, वेयर सेकेंडरी डेटा आर ऑब्टेन फ्रॉम द प्राइमरी डेटा। ओके, तो यहाँ पे जो प्राइमरी डेटा जो क्या है कि आप पर्सनली जाके उसको पूछते हो, इंक्वायरी करते हो, बराबर है। और सेकेंडरी में क्या होता है कि आप जो प्राइमरी हो चुका है वो आप उसको पूछते हो। ओके ओके, सेकेंडरी में क्या है कि जो प्राइमरी डेटा हो चुका है उसका आप रिकॉर्डिंग, अदरवाइज उसका आप क्या बोलते हैं, जेरोक्स कॉपी आप उसको उससे निकालते हो। ओके, तो सेकेंड पॉइंट में ये डिफरेंस है। थर्ड में, प्राइमरी डेटाज आर यूजुअली इन इन रॉ फॉर्म, hence they are required to be classified and tabulated, where secondary data are usually in classified and tabulated form। यानी जो प्राइमरी डेटा होता है उसको पहले आप कलेक्ट करना होता है, तो आप जो कलेक्ट करते हो तो पहले क्या होता है कि आप रफ में लिखते हो, उसके बाद वो फेयर में जाता है। ओके, बट सेकेंडरी क्या होता है, वो फेयर में हो चुका होता है और वो आपको टेबुलेशन फॉर्म में होगा, अदरवाइज क्लासिफिकेशन फॉर्म में होगा। ओके, और ये जो प्राइमरी डेटा है आपको उसको क्लासिफाई करना होगा, टेबुलेशन में डालना होगा, दैट इज योर रफ डेटा। ओके, तो आपको टेबल, उसको उसके बाद आपको टेबल बनाना है, पहले आपको डेटा कलेक्शन करना है। ओके, तो प्राइमरी डेटा में क्या होगा कि आपके पास जो भी डेटा होगा वो रफ होगा, वो टेबल फॉर्म में नहीं होगा। ओके, और सेकेंडरी में क्या होगा कि जो भी आपके पास डेटा होगा वो टेबल फॉर्म में ही होगा, वो रफ डेटा नहीं होगा, वो फाइनल डेटा होगा। बराबर, तो दोनों में ये डिफरेंस है। फोर्थ पॉइंट में क्या है, कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, टाइम एंड एनर्जी। तो प्राइमरी डेटा में बहुत पैसा चाहिए, ओके, बहुत बहुत टाइम चाहिए और बहुत एनर्जी चाहिए और बहुत सारे इंसान चाहिए। ओके बराबर, और सेकेंडरी में ऐसा नहीं। ओके, कम टाइम में कम पैसे पे और कम एनर्जी पे आप कलेक्शन कर सकते हो सेकेंडरी डेटा का। ओके बराबर। फिफ्थ पॉइंट क्या है, प्राइमरी डेटा आर ऑलमोस्ट रिलायबल, वेयर द सेकेंडरी डेटा आर ऑब्टेन बाय इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस फॉर देयर ओन इंटरेस्ट। ओके, तो प्राइमरी डेटा जो है वो रिलायबल होता है क्योंकि वो आप पर्सनली जाके पूछते हो। ओके, तो उसमें कुछ भी गलत होता नहीं है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन सही होती है, इसलिए वो ट्रस्टेबल, रिलायबल है। ओके, बट सेकेंडरी डेटा जो है वो रिलायबल नहीं है, ट्रस्टेबल नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा, बिकॉज वो जो पहले जो इंक्वायरी हुई थी, ओके, तो जो इंसान ने, जो कंपनी ने, जो इंस्टीट्यूट से इंक्वायरी की थी, अपने हिसाब से की थी, अपने एंगल से की थी, उनको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हिसाब से उन्होंने इंक्वायरी की थी। अभी आपको क्या चाहिए, उनका जो एंगल सेम होगा तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा, पर आपका एंगल, उनका एंगल सेम अलग होगा, चाहे वो इन्फॉर्मेशन एक ही हो पर एंगल अलग होगा, तो आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है वो सही नहीं होगा। ओके, आपके लिए, आपके यूज के लिए नहीं होगा 100%। ओके, उसमें से आपको 70-80% बेनिफिट हो सकता है, पर पूरा 100% बेनिफिट नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने जो आगे जो उन्होंने किया था वो अपने हिसाब से
अपने एंगल से उनको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए था वो हिसाब से उन्होंने डेटा कलेक्शन किया था। पर आपका डिफरेंट है थोड़ा, उससे थोड़ा डिफरेंस है। आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इसमें थोड़ा डिफरेंस आ रहा है। ओके, तो आप जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे और उसके बेस पे आप कंक्लूजन आंसर निकालोगे तो वो शायद इतना रिलायबल नहीं होगा। तो ये डिफरेंस है, 5 डिफरेंस है दोनों में। ओके, सेकेंडरी और प्राइमरी में, बराबर। उसके बाद मेथड्स। अभी मेथड्स ऑफ मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा। ओके, तो कौन सी मेथड है? वैसे तो बहुत सारी मेथड है ओके प्राइमरी डेटा कलेक्शन के लिए। सो देयर आर मेनी पॉपुलर मेथड्स फॉर द कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा। ओके, उसमें कौन सी है? डायरेक्ट इंक्वायरी है, इनडायरेक्ट इंक्वायरी है, इंक्वायरी बाय टेलीफोन है और ईमेल है, मेथड ऑफ क्वेश्चनर्स, इंक्वायरी बाय लोकल न्यूज पेपर रिपोर्ट। तो वैसे तो बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन अपने पास है। ओके, बट उसमें से आपके सिलेबस में कौन से है? डायरेक्ट इंक्वायरी है, इनडायरेक्ट इंक्वायरी है और मेथड ऑफ क्वेश्चनर्स है। ओके, सो 3 ही मेथड आपके सिलेबस में है। ओके, सो पहली है दैट इज अ डायरेक्ट इंक्वायरी। ओके, बराबर। डायरेक्ट इंक्वायरी का मतलब क्या है कि आप डायरेक्टली जाके उसको इंफॉर्मेशंस लेते हो। इन शॉर्ट दे आर कॉल्ड डायरेक्ट इंक्वायरी। ओके, so in this method an investigators himself or an enumerators appointed by him visit personally to the field and collect the necessary information। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो इंटरव्यू लेता है ओके वो खुद जाता है पर्सनली फील्ड में। ओके, और उसको क्वेश्चन पूछता है और उससे इंफॉर्मेशन लेता है। ओके, तो वो क्या हुआ आपका? डायरेक्ट इंफॉर्मेशन हुआ। क्या हुआ आपका? डायरेक्ट इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, if a person went to collect data about the collection of farmers of Sanan Taluka of Ahmedabad district, he must go to Sanan Taluka, contact the farmers and obtain the data regarding their conditions। Okay, अभी फार्मर्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए। ओके, वो कितना प्रोडक्शन करते हैं साल में, कितने क्रॉप्स लेते हैं, उनका इनकम क्या है, उनका सेविंग क्या है। ओके, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको खुद को वहाँ पे जाना होगा फार्मर्स के फील्ड में, उनको 1 by 1 क्वेश्चंस करने होंगे। दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट इंक्वायरी। ओके, द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड इज कॉल्ड डायरेक्ट कलेक्शंस बाय डायरेक्ट इंक्वायरी। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा वो क्या होगा? आपका डायरेक्ट कलेक्शन होगा, डायरेक्ट इंक्वायरी होगा। Similarly, a persons interested in knowing the health status of the students of municipality school of Ahmedabad city personally meet the students of the municipality school and ask questions pertaining to their health and collect the necessary information given by them। Okay, तो यहाँ पे आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, चाहे वो स्कूल की हो, चाहे वो बिजनेस की हो, चाहे वो एजुकेशन की हो, तो आपको पर्सनली वहाँ पे जाना होगा और इंक्वायरी करनी होगी और क्वेश्चंस पूछने होंगे और जो आपको आंसर्स मिलेगा दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट इंक्वायरी मेथड। ओके, बराबर। तो उसके बेनिफिट्स क्या देखो, तो उसके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है। ओके, तो फर्स्ट बेनिफिट है द डेटा ऑब्टेन बाय दिस मेथड्स आर एक्यूरेट एंड रिलायबल। तो यहाँ पे जो भी डेटा आपको मिलेगा वो एक्यूरेट होगा और रिलायबल होगा, उस पर आप 100% ट्रस्ट कर सकते हो। इसमें से आप जो भी कंक्लूजन निकालोगे लास्ट में वो 100% सही होगा। उसमें आपको आपके जो सक्सेस की जो चांसेस है बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन जो सर्वे आप कर रहे हो ओके, तो उसके सक्सेस के जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपने कौन सा मेथड अप्लाई किया है? डायरेक्ट इंक्वायरी वाला मेथड आपने अप्लाई किया है। ओके, तो यहाँ पे एक्यूरेसी भी ज्यादा होगी और रिलायबिलिटी भी ज्यादा होगी। पॉइंट नंबर 2, ड्यू टू फेस टू फेस इंटरव्यू with respondent, innovators can solve any questions or doubt or any confusions by giving proper explanation। Okay, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो पर्सनली जो इंटरव्यू लेता है एन्यूमरेटर्स। ओके, तो जो इंटरव्यू लेता है उसको एन्यूमरेटर्स कहते हैं। तो जो एन्यूमरेटर्स क्वेश्चंस करता है ओके, तो सामने वाले के कोई डाउट्स हो तो डायरेक्टली वहाँ पे सॉल्व हो सकते हैं। कोई कंफ्यूजन हो आंसर देने में, वो भी क्वेश्चन समझने में कोई कंफ्यूजन हो तो वो डायरेक्टली उसको क्वेश्चन पूछ के उसका आंसर वो वहाँ पे वो सॉल्यूशन निकल सकता है। ओके,
क्योंकि वो जो बंदा है वो सामने जो पूछ रहा है तो उसको तो पता होगा मैं क्वेश्चन कौन सा पूछ रहा हूँ। ओके, तो उसको समझाने में भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, तो इसीलिए जो बंदा जा रहा है क्वेश्चन फील्ड में जा रहा है और जो क्वेश्चन कर रहा है और सामने वाले को क्वेश्चंस में कुछ प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है भी इसका मतलब हमको समझ में नहीं आया जो आप पूछ रहे हो के, तो उससे वो जो कंफ्यूजन है वो भी सॉल्व हो सकता है। तो ये सेकंड बेनिफिट है उसका। थर्ड बेनिफिट, बाय पर्सनल इंटरव्यू animators sometimes gets supplementary informations of the respondent which may be useful at the time of interpretation of the result. Okay, सो अभी क्या होता है जो एनिमेटर्स जो पर्सनली वहां पे जाता है, ओके, और कोई सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन चाहिए हो उसके लिए उसके बारे में, ओके, जो आप जो इंटरव्यू जो क्वेश्चन आप पूछने वाले हो तो उसके बारे में और कोई सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसका भी कलेक्शन एनिमेटर्स वो कर सकता है। ओके, और उसका जो कनेक्शन आपके रिजल्ट से हो, आपका रिजल्ट यानी आपका जो मेन एम है सर्वे का, ओके, उससे कोई कनेक्शन हो तो एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी वो पूछ सकता है। तो उससे और एक्यूरेसी बढ़ जाएगी आपके रिजल्ट की। ओके, तो आपके सर्वे की और एक्यूरेसी बढ़ सकती है। ओके, व्हेन वी आस्किंग सम सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस व्हिच आर कनेक्टेड टू योर सर्वे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट दैट इज दिस मेथड इज मच बेटर व्हेन द फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज लिमिटेड। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो फील्ड बहुत छोटा है, नंबर ऑफ पर्सन्स कम है, ओके, तो यहाँ पे ये मेथड अप्लाई हो सकता है। जहाँ पे बहुत सारे नंबर हो यहाँ पे वो मेथड अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पे आपको क्या चाहिए, आपको मैक्सिमम टाइम भी ज्यादा चाहिए, आपका पैसा भी उसमें ज्यादा इन्वेस्ट होगा, आपके जो क्वेश्चनर्स जो पर्सन्स है, ओके, इन्वेटर्स, तो इन्वेटर्स भी आपको ज्यादा अपॉइंट्स करने पड़ेंगे। ओके, तो उसमें आपका खर्चा ज्यादा हो जाएगा। ओके, तो ये जो मेथड कब अप्लाई होगा कि जहाँ पे आपका एरिया छोटा हो तो ये पॉसिबल है। ओके, जैसे आप एग्जांपल ले लो, पॉपुलेशन सर्वे जो होता है अपना इंडिया का पूरे कंट्री का, ओके, तो उसमें 10 साल लगते हैं। ओके, और करोड़ रुपीस खर्च होते हैं सिर्फ पॉपुलेशन काउंट करने में। ओके, तो वो बिजनेस में पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस। तो बिजनेस, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक्स। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस। तो बिजनेस में जब भी कंपनी होती है, चाहे वो एमएनसी कंपनी हो चाहे वो इंडियन कंपनी हो, के, तो वो जो सर्वे करती है तो उसके पास उतना टाइम और इतना पैसा होता नहीं है कि वन बाय वन पूरे इंडिया को कवर कर सके। ओके, तो वो तो कुछ सैंपल लेने वाली है कि जहाँ पे उनको एस्टेब्लिश करना है, जहाँ पे उनका प्रोडक्ट लॉन्च करना है, वहां पे ही सर्वे होगा, पूरे इंडिया में नहीं होगा। ओके, तो जैसा प्रोडक्ट आपका है तो वैसे एरिया सिलेक्शन होगा कि एरिया में आप लॉन्च कर सकते हो। जैसे कोई आपकी महंगी कार है तो उसको लॉन्च करना होगा बॉम्बे में, अदरवाइज दिल्ली में। ओके, तो आपकी कोई 20-25 रुपए वाली प्रोडक्ट है तो वो तो पूरी इंडिया में कहाँ पे भी लॉन्च हो सकती है। ओके, तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। बट जब महंगी कारें आप बनाते हो तो उसका जो सेलिंग है वो भी अच्छी तरह होना चाहिए। तो वो सर्वे, अच्छा सर्वे हो, आपके पास मार्केट रिव्यू हो, ओके, तो उससे क्या होता है कि आपका जो सक्सेस के जो चांसेस है वो बढ़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कार्स में इन्वेस्टमेंट भी उतना ज्यादा होता है। ओके, तो ये मेथड कब अप्लाई होगी कि जहाँ पे आपका लिमिटेड एरिया हो, वहाँ पे ये डायरेक्ट मेथड अप्लाई हो सकती है। ओके, समटाइम्स व्हेन रिस्पोंडेंट आर unwilling to give particular type of information, the innovators can get such informations indirectly by asking supplementary questions and giving assurance against the misuse of the information provided by them. Okay, कभी ऐसा हो सकता है कि जो पर्सनल इंफॉर्मेशन हो और जहाँ पे सामने वाला जो बंदा है वो उसका आंसर देने में हिचकिचाता हो। ओके, तो जो जो क्वेश्चंस आस्किंग वाला जो इंटरव्यू जो लेता है इनोमीटर, जो जो स्मार्ट होगा तो वो क्या करेगा, क्वेश्चन को घुमा देगा थोड़ा। ओके, और कोई क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि भाई उससे आपको आपका जॉब मिल जाएगा, इस तरह से क्वेश्चन को घुमा देगा वो। ओके, तो उस तरह से आप क्वेश्चन को घुमा के, हाँ, तो कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्टली कभी कभी सामने वाला आंसर देने में शर्माता है, हिचकिचाता है। ओके, तो आप उसको घुमा के भी इनडायरेक्टली भी आप पूछ सकते हो। ओके, तो ये बेनिफिट है डायरेक्ट इंक्वायरी का। ओके, तो ये 5 बेनिफिट है डायरेक्ट इंक्वायरी के। और दूसरा
दैट इज द नेक्स्ट वन, दैट इज द डिसएडवांटेज। ओके, डिसएडवांटेज क्या, डायरेक्ट इंक्वायरी के डिसएडवांटेज कौन से, दैट सी द मेथड रिक्वायर्स मोर टाइम, more number of animators when the field of inquiry is very wide। okay, यहाँ पे जो आपके फील्ड की इंक्वायरी बहुत बड़ी हो तो यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है। ओके, क्योंकि यहाँ पे टाइम भी आपको ज़्यादा चाहिए, पैसा भी ज़्यादा चाहिए, बराबर है, और एनर्जी भी बहुत ज़्यादा चाहिए। ओके, ये पूरा कवर करने में, तो वहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है। ओके, दिस मेथड इज मोर एक्सपेंसिव। तो जब भी क्या होगा कि आपका एरिया बहुत ज्यादा वाइड होगा तो ये मेथड क्या होगा, सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव होगा। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय दिस मेथड मे बी लेस रिलायबल इफ द एनोमीटर्स आर अनट्रेन। ओके, जो ट्रेन नहीं होगा, जो क्वेश्चन पूछने वाला स्मार्ट नहीं होगा, ट्रेन नहीं होगा, ओके, तो आपको जो इंक्वायरी का डेटा मिला है, ओके, वो इतना रिलायबल नहीं होगा। ओके, तो जो क्वेश्चन पूछने वाला भी क्या होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए, ट्रेन होना चाहिए। ओके, बराबर है। तो ये हुए डिसएडवांटेज इसका आपके डायरेक्ट मेथड के। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द इनडायरेक्ट इंक्वायरी। ओके, अभी इनडायरेक्ट में क्या है कि आप डायरेक्टली जाके पूछ नहीं रहे हो। ओके, आप क्या कर रहे हो, इनडायरेक्टली पूछ रहे हो, थर्ड पर्सन को पूछ रहे हो। ओके, जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो आप डायरेक्टली नहीं पूछ रहे हो, आप किसी थर्ड पर्सन को पूछ रहे हो, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट इंक्वायरी। तो सेकेंडरी और इनडायरेक्ट जो है, तो दोनों में कॉमन यही है कि भाई यहाँ पे आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए आप डायरेक्टली नहीं पूछ रहे हो बट थर्ड पार्टी को पूछ रहे हो, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट इंक्वायरी। ओके, अब इसका मीनिंग देखते हैं क्या दिया हुआ है। In any of the following situations, the investigator contact an organization or a person capable of conducting inquiry and get relevant information from such organizations or person. Number one, when direct source does not exist. Number two, when the field of indirect inquiry is very large and there is a lack of time for personal contact with the respondent। ओके, बराबर। तो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, इन एनी ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन द इन्वेस्टिगेटर कॉन्टैक्ट an organizations or a person capable of conducting inquiry and getting relevant informations from such organizations or person। तो ये यहाँ पे ऐसा दिया है कि नीचे के जो चार पॉइंट्स है, ओके, वो चार पॉइंट्स में से कोई भी पॉइंट्स अप्लाई हो सकता है इनडायरेक्ट इंक्वायरी में। तो नंबर क्या वन दिया है, व्हेन डायरेक्ट सोर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली पूछ नहीं सकते हो, ऐसा कोई सोर्स ही नहीं कि आप डायरेक्टली जाके पूछो, तो वहां पे आप इनडायरेक्ट जो मेथड है वो ले सकते हो, बराबर है। इसमें आप एग्जांपल जैसे कोई अपना डिफेंस का है, ओके, डिफेंस की कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप डायरेक्टली वहां पे आप जा सकते नहीं हो, क्योंकि जो एरिया होता है वो प्रोहिबिटेड एरिया होता है, वहां पे जनरल पब्लिक जा सकती नहीं है। ओके, तो कोई भी आपको डिफेंस का इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल सकता। जैसे फॉर एग्जांपल कि अपने नेवी में कितने सोल्जर्स है, ओके, तो आप वहां पे जाके कलेक्शन नहीं कर सकते क्योंकि आपको एंट्री वहां पे मिलेगा ही नहीं आपको, तो बाहर वाले को एंट्री वहां पे होती नहीं है। ओके, तो आप इनडायरेक्ट सोर्स से जा सकते हो, ऑनलाइन है, अदरवाइज न्यूज मैगजीन है। ओके, तो आप वो हिसाब से भी सेकेंडरी से भी आप इनडायरेक्ट मेथड से भी आप वो इंक्वायरी कर सकते हो कि जहाँ पे प्रोहिबिटेड हो, कि आपको जाना मनाही हो, तो आप इनडायरेक्ट मेथड से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। पॉइंट नंबर टू, व्हेन द फील्ड ऑफ डायरेक्ट इंक्वायरी इज वेरी लार्ज। ओके, तो डायरेक्ट इंक्वायरी बहुत लार्ज हो, बहुत नंबर ऑफ पर्सन्स बहुत ज्यादा वाइड हो, ओके, तो उसमें आप इनडायरेक्ट से वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। अब आपको पता है कि मैं डायरेक्ट में इतना सारा नहीं कर पाऊंगा, ओके, तो आप इनडायरेक्ट सोर्स से भी आप कलेक्शन कर सकते हो। ओके, एंड देयर इज अ लैक ऑफ टाइम ऑफ पर्सनल कांटेक्ट विद द रिस्पोंडेंट, और जहाँ पे आपके पास टाइम बहुत कम है और आपको कम टाइम में काम पूरा करना है, तो आपके पास इनडायरेक्ट इंक्वायरी का ही एक सोर्स है। ओके, तो इसमें इन केस में आप इनडायरेक्ट इंक्वायरी पे जा सकते हो। थर्ड पॉइंट, व्हेन द इंफॉर्मेशन टू बी ऑब्टेन इज कॉम्प्लेक्स। ओके, बराबर, कि जहाँ पे इंफॉर्मेशंस मिलना बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, ओके, कॉम्प्लिकेटेड है, ओके, तो वहाँ पे आप इनडायरेक्ट में ऑप्शंस ले सकते हो। Fourth one, when the cost associated with the direct inquiry is unbearable। Okay, आपको पता है कि इसका जो कॉस्ट होगा वो बहुत ही ज्यादा होगा
क्योंकि वहाँ पे एरिया बहुत वाइड है और नंबर ऑफ इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट करने पड़ेंगे। ओके, तो वहाँ पे कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो वो केस में भी आप सेकेंडरी पे जा सकते हो। ओके, तो इसीलिए आपको इनडायरेक्ट में, आपको ये 4 पॉइंट में आपको इनडायरेक्ट का ऑप्शन लेना ही होगा। ओके, अभी ये होता क्या है, द मेथड ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन इन सच ए वे इज कॉल्ड इनडायरेक्ट इंक्वायरी। इस तरह से आप इंफॉर्मेशन जो लेते हो थर्ड पार्टी से, थर्ड पर्सन से, तो क्या हुआ, इनडायरेक्ट इंक्वायरी हुआ। ओके, इन दिस मेथड द इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ थर्ड पार्टी इंस्टेड ऑफ एन्यूमरेटर। ओके, बराबर। तो यहाँ पे जो आप इंफॉर्मेशन लोगे थर्ड पार्टी से लोगे। ओके, for example, in the earlier illustration, a person interested is getting the informations about the collection of farmers of Saran Taluka, approaches the Talati of Saran Taluka, who has the entire informations of all the farmers in Saran Taluka, and get informations from him instead of personally visiting each farmer. तो यहाँ पे जो फार्मर है, ओके, तो फार्मर का जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको तलाटी से मिल सकता है। ओके, कि कितने फार्मर्स है ये गांव में, कि कितने फार्मर के पास कितनी जमीनें है, तो ये सारा इंफॉर्मेशन आपको तलाटी से मिल सकता है। ओके, तो आपको पर्सनली 1 बाय 1 फार्मर्स के घर पे जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सपोज नंबर ऑफ फार्मर्स बहुत ज्यादा हो और आपके पास टाइम बहुत कम हो, तो आप डायरेक्टली तलाटी के ऑफिस में जाके ये सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। ओके, bro, a person interested in information of the education status of the workers of an industry having 2000 workers approaches the manager of the industries who has complete record of the workers of the industry instead of making personal visit to each worker. Similarly, advocate can get information regarding murder theft from the police station when needed. Okay, यहाँ पे 2 एग्जांपल दिए है कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री यहाँ जहाँ पे 2000 वर्कर्स काम करते हैं। ओके, तो वहाँ पे 1 बाय 1 वर्कर को मिलके इंफॉर्मेशन लेना बहुत इतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा। ओके, तो आप उनके जो मैनेजर है उससे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। ओके, तो शॉर्ट में खत्म हो जाएगा, तो आपको पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन 2000 एम्प्लॉय का मिल जाएगा। ओके, तो अपना टाइम वेस्ट नहीं होगा, कि आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो डायरेक्टली वहां से आपको मिल जाएगा। और सेकंड यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है वो लॉयर का है। सपोज मर्डर हुआ है तो आपको जो जिसने मर्डर किया उसको मिलने की जरूरत नहीं है। आप पुलिस से भी मिलके भी वहां से इंफॉर्मेशन ले सकते हो कि मर्डर हुआ तो किस वजह से हुआ, किसने किया, क्या किया। ओके, वो सारी इंफॉर्मेशन आप पुलिस स्टेशन से ले सकते हो। दैट इज कॉल्ड indirect inquiry. Okay, thus the method of indirect inquiry is quite popular in practice. तो यहाँ पे indirect inquiry बहुत ही popular है, क्योंकि इसके बहुत सारे examples we are seeing in the our life. Okay, तो अपनी लाइफ में ये सारे examples आप देखते हो second indirect inquiry के। Okay, however, the reliability of the information obtained by this method depends on the ability, honesty, and experience of the एन्यूमरेटर्स who collect the information. ओके, तो यहाँ पे जो आप इन्वेस्टिगेटर आप अपॉइंट कर रहे हो, ओके, दैट इज कॉल्ड एन्यूमरेटर। तो एन्यूमरेटर जो है वो क्या होना चाहिए, आपका एक्सपीरियंस वाला होना चाहिए और उसके पास गुड एबिलिटी होनी चाहिए, अच्छी स्किल्स होनी चाहिए। ओके, कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। ओके, ताकि सामने वाला अच्छी तरह आंसर दे। ओके, तो उससे क्या होगा कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो रिलायबल होगी। और जो पूछने वाला स्मार्ट नहीं होगा, ओके, एक्सपीरियंस वाला नहीं होगा, तो पहली बात है वो इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और वो प्लस इतना वो उसके पास एक्सपीरियंस है, क्या होता है कि आदमी स्मार्ट होता है। ओके, ऐसा नहीं कि वो स्मार्ट नहीं है, पर जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा वैसे वैसे वो स्मार्ट होगा। ओके, तो जैसे एक्सपीरियंस को हो जाएगा तो उसमें भी उसको यानी पूछना आ जाएगा कि कैसे किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, तो अभी क्या उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो कॉन्फिडेंस भी नहीं है, और जब कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो वो अच्छी तरह जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो निकाल नहीं पाएगा। ओके, बट हर किसी को काम तो करना ही होगा ना, जब काम करेंगे तब एक्सपीरियंस मिलेगा ना। आप ऐसे बैठे रहोगे कि नहीं यार एक्सपीरियंस नहीं है तो मेरे को काम नहीं मिलेगा, तो ऐसा तो नहीं होगा। तो आपको काम की शुरुआत तो करनी पड़ेगी।
ओके, क्योंकि हर एक जो काम होता है वो हर एक इंसान पहली बार ही करता है, उसके बाद वो धीरे धीरे वो एक्सपीरियंस लेता है। ओके, सो ये हुआ आपका इनडायरेक्ट इंक्वायरी। ओके, नाउ इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ओके, तो एडवांटेज क्या है? दिस मेथड इज मोर सुटेबल व्हेन द फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज वेरी वाइड। तो जहाँ पे बहुत जगह बहुत ज्यादा है, ओके, जहाँ पे एरिया बहुत ज्यादा है, ओके, तो यहाँ पे आप ये मेथड से, इनडायरेक्ट मेथड से जा सकते हो। When a respondent associated with the inquiry is not willing to give informations, this is the only useful method to collect the information. जहाँ पे आप क्वेश्चन पूछना चाहते हो और वहाँ पे वो आपको आंसर्स नहीं दे पा रहे, ओके, तो यहाँ पे सेकेंडरी जो मेथड है, इनडायरेक्ट इंक्वायरी मेथड है, वो रिलायबल है। ओके, तो वहाँ से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। इट इन्वॉल्व्स लेस कॉस्ट, टाइम एंड एनर्जी। तो यहाँ पे आपका टाइम भी कम जाएगा, आपकी एनर्जी भी कम वेस्ट होगी, आपका कॉस्ट भी कम लगेगा एज कम्पेयर टू द डायरेक्ट इंक्वायरी मेथड। ओके, तो डायरेक्ट इंक्वायरी मेथड में आपका तीनों तीनों चीज से वो ज्यादा जाएगा, बट इनडायरेक्ट में ये तीनों चीज का आपका सेविंग हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आपको कम टाइम में आपका काम हो जाएगा, कम एनर्जी पे हो जाएगा, और कॉस्ट भी क्या होगी? कम होगी। This method is very much useful for various department of government to collect various types of information. ओके, तो ये जो मेथड है बहुत ही यूजफुल है कि जहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स और गवर्नमेंट्स के, ओके, तो आपको अलग डिपार्टमेंट में जाने की जरूरत नहीं है, आप एक डिपार्टमेंट से सारे इंफॉर्मेशन ले सकते हो। ओके, दिस मेथड इज वेरी मच यूजफुल फॉर वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट टू कलेक्ट वेरियस टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो अलग अलग टाइप ऑफ डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट होता है, वहां से आप अलग अलग इंफॉर्मेशन भी ले सकते हो। तो ये हुआ एडवांटेज ऑफ इनडायरेक्ट। ओके, नाउ डिसएडवांटेज। ओके, तो इसकी डिसएडवांटेज क्या है? व्हेन इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस एसोसिएटेड विद द टास्क ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन हैव एनी prejudice or bias attitude, the information becomes less reliable. Okay, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो आपको जो इंफॉर्मेशन दे रहा है, ओके, वो इंटेंशनली किसी के फेवर में आपको ज्यादा वो फेवर करता है किसी को, ओके, बराबर है, तो उसमें क्या होगा कि आपकी जो इंफॉर्मेशन होगी वो इतनी रिलायबल नहीं होगी। ओके, आपको गलत इंफॉर्मेशन भी वो दे सकता है, ओके, क्योंकि वो बायस है, इसलिए वो किसी को बचाना चाहता है और किसी को जो इंफॉर्मेशन नहीं है वो दिखाना चाहता है। ओके, तो इस केस में क्या होगा कि आपको जो इंफॉर्मेशन मिलेगी वो गलत मिलेगी। ओके, तो उसकी रिलायबिलिटी क्या होगी? कम होगी। ओके, उसमें जो आपको जो आंसर दे रहा है वो खुद बायस है। ओके, वो किसी को बचाना चाहता है, तो उसमें ऐसा हो सकता है। ओके, बराबर। तो उसमें आपका जो आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो इतनी रिलायबल नहीं होगी, क्योंकि वो किसी को फेवर कर रहा है किसी को। ओके, किसी की इंफॉर्मेशन जो उसने गलती की उसको छुपाने का ट्राई कर रहा है। ओके, तो उस केस में ऐसा हो सकता है कि आपको जो इंफॉर्मेशन मिली है वो गलत होगी, और इतना इतना वो उसका जो रिजल्ट होगा रिलायबल नहीं होगा। तो यहाँ पे जो पूछ रहा है वो क्वेश्चन जो पूछता है वो, और सामने जो आंसर दे रहा है इनडायरेक्ट इंक्वायरी, ओके, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके एक एक वर्ड पे पूरा सर्वे का रिजल्ट आता है। ओके, बराबर, तो उसका एक एक वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वो जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा है, ओके, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बेस पे ही पूरा कंक्लूजन होगा। ओके, so next point now, the method becomes useless when the third party from whom the information is obtained is dishonest, insufficient or unable to provide correct information. ओके, तो जब भी क्या होगा कि जो थर्ड पार्टी होगी जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रही है, ओके, वो ऑनेस्ट डिसऑनेस्ट होगी। ओके, यानी ऑनेस्ट उस पर आप ट्रस्ट नहीं रख सकते। ओके, इनसफिशिएंट और अनेबल टू प्रोवाइड करेक्ट इंफॉर्मेशन, यानी आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो भी सफिशिएंट नहीं है। ओके, अनेबल टू प्रोवाइड करेक्ट इंफॉर्मेशन, आप करेक्ट इंफॉर्मेशन आप ले नहीं पा रहे। ओके, तो वो ऐसा हो सकता है इनडायरेक्ट इंक्वायरी में, इसलिए आता है ये डिसएडवांटेज में आता है इनडायरेक्ट इंक्वायरी में। ओके, तो सामने वाला जो आपको आंसर दे रहा है, ओके, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके, उसके उसके आंसर पे ही पूरा आपका सर्वे है वो डिपेंड है। ओके, बराबर।
तो जब भी आप इनडायरेक्ट में जाओगे तो ये खतरा तो रहेगा ही, ओके। और डायरेक्ट में ये खतरा नहीं होगा, आपको आपको वन बाय वन सारे पर्सन को मिलना है। बट यहाँ पे क्या है कि वन बाय वन सारे पर्सन को नहीं मिलना, बट उन सबका डेटा आपको एक इंसान से लेना है। अभी वो इंसान जो है उससे आप जो इंफॉर्मेशन ले रहे हो, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। वो कितना रिलायबल है तो वो तो बाद में पता चलेगा कि उसने जो आपको आंसर दिया है वो कितना रिलायबल है, ओके, बराबर। तो यहाँ पे ये थोड़ा जोखिम रहेगा कि जो आंसर दे रहा है आपको वो सही दे रहा है या नहीं दे रहा है, ओके। उसका आपको क्रॉस वेरिफिकेशन भी करना पड़ेगा, ओके। तो दूसरे किसी से भी आप पूछ सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो, ओके, उसने जो आंसर दिए वो। तो ये हुआ आपका इनडायरेक्ट मेथड, ओके। उसके बाद कौन सा है, मेथड ऑफ क्वेश्चनर, ओके। उसके बाद कौन सा, मेथड ऑफ क्वेश्चनर। तो मेथड ऑफ क्वेश्चनर में क्या होगा कि आपको एक 7 to 8, अदरवाइज मैक्सिमम 10, ओके, मैक्सिमम 10 तरह का आपका एक क्वेश्चन फॉर्म आपको बनाना है, ओके। और सामने वाले को आपको पूछना है। तो क्वेश्चंस आपकी इस तरह से होने चाहिए कि सामने वाला जो है बोर ना हो, ओके, बराबर। तो क्वेश्चन यस और नो में होने चाहिए। बहुत ज्यादा आंसर लंबे हो सके ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए। पर्सनल क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए, ओके, बराबर है। और जो भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं वो ऑर्डर फॉर्म में होने चाहिए, बराबर है। जैसे वो पिक्चर में नहीं था कि आपको कितने बच्चे हो के, तो वो उन्हीं क्वेश्चंस बाद में आता है। पहला क्वेश्चन कौन सा आता है कि आपकी शादी हुई है कि नहीं हुई, ओके। उसके बाद आता है कि आपको कितने सन और डॉटर है, बराबर। तो वो ऑर्डर फॉर्म होता है, ओके। तो आपको क्वेश्चंस ऑलवेज ऑर्डर फॉर्म में होने चाहिए, ओके। सो मेथड ऑफ क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है, ए लिस्ट ऑफ लॉजिकली अरेंज क्वेश्चन relevant to the object of the study is made. Thus, space between the questions is provided for the answer. A list of questions prepared in such a way is called questionnaires, okay. तो आपको जो भी आप क्वेश्चन पूछोगे वो लॉजिकल फॉर्म में होने चाहिए। मैंने आपको पहले बहुत बताया था, एग्जांपल दिया था कि भाई आप जो भी क्वेश्चन पूछो तो उसमें लॉजिकल फॉर्म तो होना ही चाहिए, ओके, बराबर। यानी आप जो एक क्वेश्चन पूछ रहे हो उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आप पूछते हैं, पर वो क्वेश्चन लॉजिकली होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि भाई आपके 10th में कितने परसेंट आए, उसके बाद आप पूछोगे 12th में कितने आए, उसके बाद पूछोगे आपने डिग्री में कितने आए परसेंटेज, तो ये लॉजिकल होगा, ओके, बराबर है। आप ऊपर से नीचे जाओगे तो लॉजिकल नहीं होगा, ओके। तो ये सिर्फ एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, बट आपको जो भी आपको क्वेश्चन बनाना है, ओके, सर्वे के बारे में, वो लॉजिकल होने चाहिए, बराबर। The the question in the questionnaire should be short and simple. Okay. तो मैंने आपको पहले बताया कि जो भी आप क्वेश्चन पूछोगे वो शॉर्ट होगा और सिंपल होगा, सो दैट रिस्पोंडेंट कैन अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस एंड इजीली आंसर देम, ओके। इसलिए सामने वाला उसको समझ भी पाएगा और अच्छी तरह आंसर दे भी पाएगा। दिस मेथड इज क्वाइट यूजफुल व्हेन द फील्ड और एरिया फ्रॉम विच द इंफॉर्मेशन इज टू बी कलेक्टेड इज वेरी वाइड, ओके, बराबर। तो यहाँ पे वाइड एरिया होगा तो भी ये मेथड चल सकता है, ओके, बराबर, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत सारे पर्सन्स अपॉइंट कर सकते हो और बहुत सारे पर्सन्स को ये क्वेश्चन जो मेथड है वो उसको आप दे सकते हो। सिंस देयर इज ए कंसिडरेबल सेविंग ऑफ टाइम एंड कॉस्ट इन दिस मेथड, तो यहाँ पे आपका टाइम और कॉस्ट सेव हो सकता है। इट इज द मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड ऑफ इंक्वायरी, तो ये सबसे अच्छा मेथड है, ओके, इकोनॉमिकल है viewpoint of finance, okay. Questionnaires may be used in indirect inquiry as well as in direct inquiry, okay. तो दोनों में, डायरेक्ट इंक्वायरी में भी आप क्वेश्चंस रख सकते हो और इनडायरेक्ट उसमें भी आप क्वेश्चनर्स मेथड रख सकते हो। देयर आर टू वेज ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन बाय क्वेश्चनर्स, तो यहाँ पे दो वेज है आपको कलेक्शन करने का। तो फर्स्ट है बाय पोस्ट और दूसरा है बाय एन्यूमरेटर्स, ओके, बराबर। तो पोस्ट से भी आप क्वेश्चन भेज सकते हो और सामने वाला आपको वो क्वेश्चन जो पोस्ट है वो वापस बैक कर देगा, ओके, आपके तो ऑफिस में वो वापस आ जाएगा, ओके, दैट इज कॉल्ड बाय पोस्ट। और सेकंड है जो पर्सनली एन्यूमरेटर जाएगा और क्वेश्चन पूछेगा वन बाय वन, ओके, वो मेथड भी यहाँ पे आता है मेथड ऑफ क्वेश्चंस में, ओके, बराबर। सो बिफोर डिस्कसिंग द अबाउट टू मेथड्स इन द नेक्स्ट सेशन वी शैल डिस्कस द पॉइंट which should be kept in mind
फॉर ड्राफ्टिंग एन आइडियल क्वेश्चनर्स। ओके, तो जब क्वेश्चन पूछने जाएगा तो उससे पहले क्या बनाना है आपको, क्वेश्चनर्स का जो क्वेश्चन है वो बनाने हैं। ओके, तो आइडियल क्वेश्चनर्स क्या होता है, ओके, वो अभी देखते हैं। ओके, कि यहाँ पे आपको जो आप क्वेश्चंस बना रहे हो, ओके, वो लॉजिकल फॉर्म में होने चाहिए, तो ऑर्डर फॉर्म में होने चाहिए, तो दैट विल बी सीन नाउ। ओके, तो क्या होता है लॉजिकल फॉर्म, ऑर्डर फॉर्म? Let's see. Every questioners must have a covering letter or an envelope letter so that the readers get clear idea about the purpose of the study. Okay, बराबर। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपका जो क्वेश्चंस बना रहे हो तो उसका आपको हेडिंग डिसाइड करना है। ओके, द सक्सेस ऑफ कलेक्टिंग डेटा डिपेंड्स मेनली ऑन द डिजाइन ऑफ द क्वेश्चनर्स। तो आप जो आपने जो क्वेश्चन डिजाइन किया है, ओके, उस पे ही उसका सक्सेस डिपेंडेड है। एज वेल डिजाइन क्वेश्चनर्स इज नोन एज आइडियल क्वेश्चनर्स। तो जो डिजाइन किया क्वेश्चन उसको आइडियल क्वेश्चनर्स कहते हैं। द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी कीप्ड इन माइंड व्हाइल ड्राफ्टिंग एंड आइडियल क्वेश्चनर्स। ओके, तो पहला पॉइंट दिया हुआ है, एवरी क्वेश्चनर्स मस्ट हैव कवरिंग लेटर। ओके, तो एक कवरिंग लेटर होना चाहिए, बराबर है, और एन अप्रोप्रिएट टाइटल, उसके साथ एक टाइटल भी होना चाहिए, सो दैट द रीडर्स गेट क्लियर आइडिया अबाउट द पर्पस ऑफ द स्टडी। ओके, तो जो आपने जो क्वेश्चंस बनाए, चाहे वो 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10, ओके, उसके ऊपर एक क्लियर टाइटल होना चाहिए। ओके, तो टाइटल पढ़ते ही सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चंस किसके बारे में है। सेकंड पॉइंट, नंबर ऑफ क्वेश्चन शुड बी ए मिनिमम एज पॉसिबल। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया कि आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस, 10-15 क्वेश्चंस नहीं पूछने हैं, मैक्सिमम 7-8। ओके, बराबर। The fewer number of questions have greater chance of getting better response from the respondent. जितने क्वेश्चंस कम होंगे उतना आपको रिस्पांस अच्छा मिलेगा और सामने वाला आंसर देने में हिचकिचाएगा भी नहीं। पर बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे तो वो बाद में बोर हो जाएगा, आप मना कर देगा, बस अभी बहुत हो गया। ओके, लॉन्ग क्वेश्चंस discourage the respondent to provide accurate answers particularly towards the end of questionnaires। ओके, तो बहुत लंबे क्वेश्चंस भी आपको पूछने नहीं है कि जहाँ पे बहुत लंबा लंबा आंसर देना पड़े, तो बेसिकली आपको यस नो में ही पूछना है। ओके, हो सके तब तक। देयर इज नो स्पेसिफिक रूल फॉर एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस। यहाँ पे ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको इतने क्वेश्चंस पूछने हैं, आपके हिसाब से आप क्वेश्चंस बना सकते हो, डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट। ओके, if the number of questions are large, say 25 or more, there is advisable to divide the questions into various parts to ensure clarity of questions। ओके, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस, जैसे 25 से ज्यादा आपको क्वेश्चन पूछने हो तो उसको डिवाइड कर दो। ओके, बराबर है, और उसको शॉर्ट कर दो, तो वो सामने वाला उसको इजिली आंसर दे सकता है। The number of questions in the questionnaires should be consist with the पर्पस ऑफ द इंक्वायरी। तो यहाँ पे आप क्वेश्चंस वो पूछो कि आपको जो इंक्वायरी, आपको जो सर्वे करना है उसके बारे में हो। ओके, बाहर के कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ना हो, जो कनेक्शन उसका आपके इंक्वायरी से कोई कनेक्शन है ही नहीं, वैसे क्वेश्चन तो आपको पूछना ही नहीं है। और जो ऐसे क्वेश्चन पूछने हैं कि जो आपको, जिससे फायदा हो सके। ओके, आपका जो सर्वे, आपका जो खर्चा है उसका फायदा हो सके मैक्सिमम, वैसे आपको क्वेश्चंस उसमें रखने और पूछने हैं। फोर्थ वन, क्वेश्चन शुड बी सिंपल। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए और अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, सामने वाला को इसीलिए समझ में आए ऐसा होना चाहिए। दे शुड नॉट बी एम्बिग्यूअस एंड ड्यूल इन मीनिंग। ओके, तो उसका सामने वाले को मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ द क्वेश्चन इज आर यू एजुकेटेड, respondent cannot understand the meaning of educated. Does it means the educations up to the secondary or higher secondary or graduate? Instead, the question should be, what is your education level? तो ये जो क्वेश्चंस आप पूछ रहे हो तो उसमें भी क्या होना चाहिए, सही ढंग से आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए। ओके, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो, आर यू एजुकेटेड, ओके, बराबर है, तो वो उसको कंफ्यूजन होगा आंसर देने में। ओके, बट आप उसको ऐसा पूछोगे व्हाट इज योर एजुकेशन लेवल, तो फट से आपको आंसर देगा कि भी मैं बीकॉम पास हूँ, मैं एमबीए हूँ। ओके, वॉट एवर। फॉलोइंग 5 क्वेश्चंस कैन बी कंसिडर फॉर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे जो 5 क्वेश्चन दिए हुए, अप टू प्राइमरी, अप टू सेकेंडरी, अप टू हायर सेकेंडरी, तो यहाँ पे ऑप्शंस आप दे सकते हो। ओके, क्वेश्चंस में आप ऑप्शन दे सकते हो कि कौन से ऑप्शंस में आप आ रहे हो।
अप टू प्राइमरी लेवल पढ़े आप पढ़े हो, उसके बाद अप टू सेकेंडरी पढ़े हो, अप टू हायर सेकेंडरी पढ़े हो, अप टू ग्रेजुएट पढ़े हो, अदरवाइज अनएजुकेटेड हो। ओके, तो इसमें कौन सा ऑप्शन लग रहा है आपको, तो उससे आपको टिक करना है। ओके, उसके बाद जो है क्वेश्चन पॉइंट नंबर 5, द अरेंजमेंट ऑफ क्वेश्चन शुड बी लॉजिकल। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप जो भी अरेंज करोगे क्वेश्चंस वो लॉजिकल होने चाहिए, यानी जो क्वेश्चंस एक के बाद आने चाहिए वैसे भी एक के बाद एक आने चाहिए। ओके, और लॉजिकल फॉर्म में होने चाहिए। अभी देखो लॉजिकल फॉर्म होता क्या है, लेट्स सी। द ऑर्डर ऑफ द क्वेश्चन शुड बी फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट द स्मार्टफोन। तो पहला क्वेश्चन ये पूछा है कि व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट स्मार्टफोन। दूसरा क्वेश्चन ये आपको पूछना है, डू यू यूज स्मार्टफोन। तो उसके बाद आपको पूछना है आप स्मार्टफोन यूज करते हो। दिस इज improper arrangement of this question. Okay, this is an improper arrangement of this question. तो improper arrangement है क्यों? The correct order is question B followed by question A. Okay, तो पहले आपको ये पूछना है डू यू यूज स्मार्टफोन, उसके बाद आपको पूछना है व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट द स्मार्टफोन। ओके, उसके बाद सेकंड पूछना है। ओके, उसके बाद आपको फर्स्ट पूछना है। तो इस तरह से आपका जो ऑर्डर है वो लॉजिकल होना चाहिए, बराबर है। पॉइंट नंबर 6 नाउ, क्वेश्चंस ऑफ सेंसिटिव नेचर और पर्सनल लाइफ शुड बी अवॉइडेड। तो जो सेंसिटिव क्वेश्चंस है, ओके, जिसके बारे में उसको आंसर देना उसको अच्छा ना लगे, ओके, वैसे क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए। प्लस इसका जो 2 मिनट, पर्सनल लाइफ, हाँ, पर्सनल लाइफ की जो क्वेश्चंस है, ओके, उसकी पर्सनल इंक्वायरी के बारे में तो वो अंदर नहीं होने चाहिए। ओके, बराबर। फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन रिलेटिंग टू marital status, other source of income or respondent, etc. If such questions are necessary in the survey, and assurance should be given to respondent that the information provided by him or her will be kept confidential and will not be used for any other purpose. Okay, तो जो भी आप आपका जो भी आंसर दे रहे हो, ओके, वो और जगह आपका मिसयूज नहीं होगा, बराबर है। तो उसका जो एश्योरेंस है वो सामने वाले को पहले आपको देना है, उसके बाद ही आप उसको क्वेश्चन पूछ सकते हो। अदरवाइज क्या होगा, वो प्रॉपरली आंसर आपको नहीं देगा, उसको डाउट लगेगा कि नहीं यार मैं जो आंसर दे रहा हूँ वो जो बात जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट लीक हो गई, ओके, और सबको ये पता चल गया, ओके, तो उससे उसको प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, तो वो ऐसे क्वेश्चंस के आंसर वो नहीं देगा। ओके, बराबर, यानी आपको पर्सनल पर्सनल इंक्वायरी के बारे में कुछ पूछना नहीं है। जो पर्सनल इंफॉर्मेशन हो ओके सामने वाले की, उसके बारे में आपको कुछ पूछना नहीं है। आपको जो भी क्वेश्चंस होंगे वो जनरल क्वेश्चंस होंगे, प्राइवेट क्वेश्चंस नहीं होंगे, इन शॉर्ट में। 7 पॉइंट, आंसर टू द क्वेश्चन शुड बी फ्री फ्रॉम एनी कैलकुलेशन। ओके, तो क्वेश्चन ऐसे पूछो कि उसमें कोई कैलकुलेशन बड़ा ना हो, इजीली वो सामने आंसर दे सके, वैसे आपको क्वेश्चंस पूछने होंगे। उसको सबसे पहले कैलकुलेशन करना पड़ेगा, उसके बाद वो आंसर देगा, वैसे क्वेश्चंस होने चाहिए नहीं। फॉर एग्जांपल, अवॉइड द क्वेश्चंस लाइक व्हाट इज द एवरेज इनकम ऑफ द अर्निंग मेंबर्स ऑफ योर फैमिली। ओके, आपको ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए कि जहाँ पे वो आपको यानी पूछ सकते हो कि आपके सामने वाले की इनकम क्या है, ओके, एवरेज इनकम पूरे पूरी फैमिली को मिला के आपकी एवरेज इनकम कितनी होती है मंथली, वैसे क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए। और वैसे भी जो मेल पर्सन है उसको उसकी इनकम कभी पूछते नहीं है। ओके, बराबर, यहाँ पे आपको ऐसे क्वेश्चंस अवॉइड करना है। उसके बाद पॉइंट नंबर 8 है, द क्वेश्चंस हैविंग आंसर्स यस और नो और मल्टीपल्स ऑल्टरनेटिव शुड बी आस्क्ड। ओके, तो क्वेश्चन ऐसे पूछो कि सामने वाला यस और नो में जवाब दे सके। ओके, बराबर है। और यहाँ पे उसके पास बहुत सारे ऑल्टरनेट हो, बराबर, दो चार ऑल्टरनेट अपने उसको पहले से दे दो आप कि इसमें से कौन सा ऑल्टरनेट आपको अच्छा लगेगा, तो वो सामने वाले को बहुत अच्छा लगेगा कि नहीं चलो मेरे पास ऑप्शन तो है, सिर्फ मेरे को ऑप्शन में से सिलेक्शन करना है कौन सा बेस्ट मेरे लिए है, बराबर। तो जब भी क्वेश्चन पूछो तो ऑप्शन के साथ पूछो। ओके, बट द क्वेश्चन whom answer do not have specific option should be avoided। ओके, तो वैसे क्वेश्चंस आप मत पूछो कि जिसका आंसर देना उसको मुश्किल हो। ओके, the questions who answer do not have specific purpose should be avoided। तो आपको क्वेश्चंस जो पूछोगे तो आपका जो पर्पस है वो उनका अंदर होना ही चाहिए। ओके, वो सारे क्वेश्चंस अंदर होने ही चाहिए,
इसके लिए आप सर्वे कर रहे हो, ओके, इतना खर्चा कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट द सेमिस्टर सिस्टम अगेंस्ट द ईयरली सिस्टम इन द एजुकेशन, ओके। तो आप ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हो कि भाई आपको क्या लगता है कि ईयरली सिस्टम बराबर है, सेमेस्टर सिस्टम बराबर है, ओके। तो कौन सा सिस्टम बराबर है, तो आपको आंसर देना है सिंस देयर आर लॉट्स ऑफ वेरिएशंस इन द आंसर लाइक strongly in favor, natural against, strongly against, okay. So they are difficult to tabulate or interpret. Hence, it is necessary there must be minimum number of such questions in the questionnaires. तो यहाँ पे आपको नंबर्स लिखने हैं, वो भी क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए, बहुत ज्यादा होने चाहिए नहीं, ओके, बराबर। तो ये हुआ आपका पॉइंट नंबर 8 फिनिश, ओके। यहाँ पे नीचे आपको सैंपल दिया हुआ है क्वेश्चंस का, ओके, जो इन्वेस्टिगेटर जाके पूछेगा वन बाय वन, ओके। तो ये नीचे फॉर्म दिया है, वो फॉर्म आपको फिलअप करना है, ओके, बराबर।